हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर जो है आपका उसका नाम है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। और इसके अंडर हम सबसे पहले करने वाले हैं द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन। सो बिफोर गोइंग डीप इनटू द टॉपिक, हम सबसे पहले बात करते हैं अब तक जितने भी चैप्टर्स हमने किए हैं उसमें हमने सिर्फ सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस किया है। सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस या फिर हम बोले का 2 वेरिएबल एनालिसिस। सो 2 वेरिएबल में यू वर टेकिंग दिस एज योर इक्वेशन yi इज इक्वल टू β1 प्लस β2 xi प्लस ui। सो दिस वॉज 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल। अब हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। मल्टीपल का मतलब है अब आपका जो yi है वो सिर्फ xi से इम्पैक्ट नहीं हो रहा, वो और बहुत सारी चीज़ों से इम्पैक्ट हो रहा है। x की बहुत सारी वैल्यूज से क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया, बहुत सारी वैल्यूज अब हमारे मॉडल में हमें देखने को मिलने वाली है। बेसिकली अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करें तो हम ये कह रहे थे अब तक, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि जो डिमांड है, डिमांड का मैंने एक बनाया, डिमांड जो है वो प्राइस पे डिपेंड कर रही है, राइट। प्राइस कितना है प्रोडक्ट का उस पर डिपेंड कर रही है। और ये वाली जब मॉडलिंग पड़ी थी, सिर्फ जब 2 वेरिएबल हम लेके चल रहे थे, सो दिस वाज सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस। बट ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो डिमांड है वो सिर्फ प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रही है। डिमांड तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे डिमांड आपकी डिपेंड करती है प्राइस पे, और डिमांड आपकी डिपेंड करती है इनकम पे। सो डिमांड आपकी किस किस चीज़ पे कर सकती है डिपेंड, एक तो सबसे पहले प्राइस पे, डिमांड आपकी इनकम के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है, डिमांड आपकी रिलेटेड गुड्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है, डिमांड आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड कर सकती है। तो ये सारे आपके वेरिएबल्स हैं ना। सो ये वाली इस टाइप की जो भी फॉर्म होगी उसको हम क्या कहेंगे, वी विल से इट मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल कहेंगे हम उसको, क्योंकि यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट कर रहे हैं वो बहुत सारे हैं, मल्टीपल है, 2 से ज़्यादा। सो जब भी आपके 2 या फिर 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स आपको दिखेंगे, कौन से वेरिएबल्स की बात हो रही है, 2 और मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, तो वो मॉडल आपका कैसा हो जाएगा, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। अगर आपके 2 और 2 से ज़्यादा हैं तो वो आपका मॉडल हो जाएगा मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस। अब पढ़ने वाले हैं मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। सो इसको हम बोलते हैं, लेट से दिस एज 3 वेरिएबल मॉडल। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 3 ही होगा, बट हम अभी इस चैप्टर नंबर 7 में जो पढ़ने जा रहे हैं वो 3 वेरिएबल मॉडल के बेसिस पे ही पढ़ेंगे। इट मीन्स हमारे 3 वेरिएबल हैं यहाँ पे। सो 3 वेरिएबल मॉडल में सबसे पहले जो आपका पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन होगा वो हम किस तरीके से लिखेंगे, yi इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x2i प्लस β3 x3i प्लस ui। यहाँ पे आपका जो yi है, व्हाट इज दिस, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये सबसे पहली चीज़ें जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए जब भी आप डिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, रिग्रेशन, ठीक है। उसके बाद आपके x2 और x3 जो हैं वो क्या हैं, x2 और x3 दोनों हैं आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, रिग्रेसर। क्या है आपके, ये रिग्रेसर है। उसके अलावा आपका u क्या है, u आपका है स्टोकास्टिक डिस्टर्बेंस टर्म। और यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है, दैट इज़ आई आपका क्या है, आई है आपकी ith ऑब्जर्वेशन, जिस भी नंबर के ऑब्जर्वेशन की आप बात कर रहे होंगे, दैट इज़ आई। और टाइम सीरीज़ का अगर डेटा हो जाएगा तो यही आई क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, हम इस इक्वेशन को हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे, yi β1 β2, लेकिन यहाँ पे x2i है। एक बार ज़रा पुरानी इक्वेशन याद करो, पुरानी इक्वेशन में किस तरीके से होता था, yi इज इक्वल टू β1 प्लस β2
एक्स आई, सिर्फ एक्स आई था वहाँ पे, तो ये 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम x2 x3 ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे किस तरीके से हम बेसिकली हमने इसकी ये फॉर्म बनाई है। जो हमारी फॉर्म है एक्चुअल में वो ये है, β1 x1i, β2 x2i, β3 x3i प्लस ui। तो बेसिकली, और यहाँ पे हम मान रहे हैं x1i जो है वो 1 है, ठीक है। ये नोटेशन की सिमेट्री के लिए, जैसे β2 है तो उसके साथ x2 लें, β3 है उसके साथ x3 लें, उसके लिए हम इस तरीके से लिखते हैं। वरना लिखने को तो हम यहाँ पे x1 x2 भी लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा सिमेट्री बनी रहे, क्योंकि क्या होता है जब आप यहाँ β1 लेते हैं, यहाँ β2 लेते हैं, तो यहाँ x1 लिखेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन सा लगता है, इक्वेशन आपको बहुत अजीब सी लगती है। आप ऐसे लिखोगे β1 x1 β3 x2, ये अजीब सा लगेगा। इसको सिमेट्री बनाने के लिए हमने क्या किया, मान लिया कि यहाँ पे ऐसे x1 आई है और ये इक्वल टू 1 है। सो ये हमारी एक्चुअल में ओरिजिनल थी, बट हम जनरली इसको यूज़ करते हैं। तो नोटेशन हमेशा याद रखेंगे, बहुत छोटी सी चीज़ है, बट ध्यान देना है कि β2 के साथ आप क्या लिख रहे हैं, x2i ही लिख रहे हैं, β3 के साथ x3i ही लिख रहे हैं, सो दैट आपकी जो इक्वेशन है वो सिमेट्रिकल लगे। तो बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब टाइप की क्वेश्चन ना लगे जिसको सॉल्व करने में भी डर लग जाए कि एक β2 है, एक β3 आ रहा है, उसके साथ x3 आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे इक्वेशन बहुत लंबी है। जब इसके एस्टिमेटर्स निकालेंगे तो उसमें हमें और टाइम लगने वाला है, तो हम एटलीस्ट जहाँ सिंपल हो सकता है वहाँ सिंपल बनाएं, राइट। अब इसके साथ साथ और क्या चीज़ रहेगी यहाँ पे टू मेंशन, एक चीज़ और रहेगी मेंशन करने के लिए, दैट इज β1। β1 आपका क्या है, β1 है आपका इंटरसेप्ट, दिस इज इंटरसेप्ट। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि yi क्या है, β1 क्या है, β2 क्या है, β3 क्या है। अब यहाँ पे जो आपके β2 β3 हैं, इस मॉडल में हम β2 को स्लोप कोफिशिएंट बोलते थे। यहाँ पे तो आपके स्लोप एक से ज़्यादा है, तो दोनों को तो स्लोप कोफिशिएंट नहीं बोलेंगे, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम यहाँ पे बेसिकली जो आपके β2 और β3 है, इनको हम बोलते हैं पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट, पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्या कह रहे हैं हम इनको, पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बोल रहे हैं, राइट। सो β1 इंटरसेप्ट टर्म है, β2 β3 क्या है, पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट है। और यहाँ पे जो ये β1 है वो क्या बता रहा है, मीन एवरेज इफेक्ट ऑन y ऑफ ऑल द वेरिएबल एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द मॉडल। अब हमें यहाँ पे इंटरप्रिटेशन देखनी है बेसिकली। सो अभी तक जितना किया हमने मॉडल के बारे में सिर्फ ये बताया है कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। yi डिपेंडेंट वेरिएबल है, x2 x3 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, β1 इंटरसेप्ट है, β2 और β3 पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास अजम्पशंस। हमें बतानी है जब हम मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल यूज़ करते हैं तो अजम्पशंस क्या होंगी उसकी। जैसे कि जब क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज़ किया था तो अजम्पशंस बताई थी, ऑलमोस्ट सेम ही अजम्पशंस हैं, एक दो अजम्पशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारी अजम्पशंस आपकी सेम है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अजम्पशन नंबर 1। सबसे पहली अजम्पशन क्या है, लीनियर आपका जो मॉडल है, इवन जो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है वो कैसा है, दैट इज लीनियर रिग्रेशन मॉडल, या फिर जिसको हम क्या कह रहे हैं, लीनियर इन द पैरामीटर्स। तो ये क्लियर है, हमारा मॉडल कैसा होगा, लीनियर होगा। लीनियर की जब भी बात आ रही है पैरामीटर्स में लीनियर होगा। पैरामीटर जैसे कि β1 β2 β3 उनकी पावर आपकी 1 होगी हमेशा। सेकेंड अजम्पशन कहती है कि जो x वैल्यूज़ हैं आपकी, चाहे x2i या x3i, जो x वैल्यूज़ हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एरर टर्म। इसका मतलब क्या है, आपकी जो भी xi की वैल्यूज़ हैं वो एरर टर्म के साथ लिंक्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ज़ीरो कोवेरियंस होगा किसके बीच में, ज़ीरो कोवेरियंस बिटवीन ui
एंड x, जिसको हम इस तरीके से लिखेंगे कोवेरियंस बिटवीन ui x2i, राइट, या फिर कोवेरियंस बिटवीन ui x3i, क्योंकि दो हमारे पास वेरिएबल है, दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, ज़ीरो के बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है, आपकी इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन ले रखी है ना हमने, yi इज इक्वल टू β1 β2 x2i β3 x3i प्लस ui। अब ये डिमांड और प्राइस वाली मान लो, आपको ये नहीं करना है कि ऐसा कोई फैक्टर है जो यहाँ भी आ रहा है और वो ui के अंदर भी आ रहा है, मतलब यहाँ इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप मॉडल में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, राइट, तो ये नहीं होना चाहिए। थर्ड अजम्पशन क्या कहती है, ज़ीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस, ज़ीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस ui, ठीक है, जो ui है आपका उसकी मीन वैल्यू, इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui गिवन x2i एंड x3i क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, ये हम मानते हैं क्योंकि अजम्पशन है, ठीक है। सो ज़ीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस क्या है, u बार ना, ui बार की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। फोर्थ अजम्पशन है होमोस्कैडिस्टिसिटी, होमोस्कैडिस्टिसिटी या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ ui। ये पढ़ा था हमने पहले भी, जो आपका वेरिएंस होना चाहिए किसका, ui का, वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी कांस्टेंट, हमेशा सिग्मा स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, और कांस्टेंट नहीं होगा तो कैसे लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ ui जब बराबर होगा सिग्मा आई स्क्वायर के, इसका मतलब कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे आई चेंज होगा वैसे वैसे आपकी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू चेंज होगी। सो ये जो है ये आपका होमोस्कैडिस्टिसिटी बताता है और ये आपका हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी बताता है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लीनियर मॉडल हमारे लिए क्या ज़रूरी है, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है हमारी, नेक्स्ट अजम्पशन है नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन द डिस्टर्बेंसेस। इसका मतलब है जो डिस्टर्बेंस टर्म है, आपने सपोज करो दो इक्वेशंस ली और उन दो इक्वेशन में दो एरर टर्म है, वो आपकी एरर टर्म शुड नॉट हैव सम कनेक्शन, दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ अजम्पशन आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप मॉडलिंग कर लिए, आपने ट्रिक्स का मॉडल पूरा बना लिया, इक्वेशन बना ली, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए हमेशा n must be greater than number of पैरामीटर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। अब मल्टीपल मेरा रिग्रेशन है, या मतलब पैरामीटर्स कितने हैं, और पैरामीटर्स कितने हैं, β1 β2 β3, 3 पैरामीटर्स हैं, तो मेरी n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, अदरवाइज मेरा मॉडल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये एक अजम्पशन है आपका। तो यहाँ पे प्रेजेंट मॉडल में आपके पास क्या है, 3 है, तो हमेशा आपका n 3 से ज़्यादा होना चाहिए। बट जनरल लेवल पे अगर हम अजम्पशन बात करें, ज़रूरी थोड़ी हम 2 ही वेरिएबल लेंगे, हमेशा 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो हर एक केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होनी चाहिए वो आपकी नंबर ऑफ पैरामीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ये एक अजम्पशन है। अजम्पशन नंबर 7 क्या कहती है, मस्ट बी वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ, there must be variation in the values of x वेरिएबल। x जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू में डिफरेंस होना चाहिए, ये नहीं है कि वैल्यू सेम ही बार बार x1 भी सेम आ रहा है, x2 भी सेम आ रहा है, x3 भी सेम आ रहा है। अगर ऐसा है तो हमारा इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग करने का, इकोनोमेट्रिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो x वैल्यूज़ है उसके अंदर वेरिएशन होना चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए वो वैल्यूज़। 8th है
नो एग्जैक्ट कोलिनियरिटी बिटवीन एक्स वेरिएबल्स। इसका मतलब ये है, बिटवीन द एक्स वेरिएबल, जो आपके एक्स वेरिएबल है उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, नो एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप, कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए उनके बीच में, बिटवीन, जैसे हमारे मॉडल में क्या क्या है, x2 एंड x3, इसी को हम बोलते हैं, इन शॉर्ट अगर बोलना हो, नो मल्टी कोलिनियरिटी, नो मल्टी कोलिनियरिटी। इसका मतलब क्या है, कोलिनियरिटी कैसे पता चलेगी, जैसे सपोज करो आपने लिखा आप x2 इज इक्वल टू -4x3 आए, ठीक है ना, x2 की जगह पे आप 4x3 लिख सकते हो ना, पूरी इक्वेशन को एक x3 में कन्वर्ट कर सकते हो ना मैथमेटिकली। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, आपके दो जो वेरिएबल्स हैं वो आपके कभी भी चाहे परफेक्टली चाहे इम्परफेक्टली आपस में कोलिनियर, मतलब आपस में उनका कोई रिलेशनशिप, एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ये हमारी एक कंडीशन है। 9th नंबर की जो हमारी अजम्पशन है, विच इज़ देयर इज़ नो स्पेसिफिकेशन बायस, देयर इज़ नो स्पेसिफिकेशन बायस। इसका मतलब है जब भी आप क्या कर रहे हो, जब भी आप कोशिश कर रहे हो क्या करने की, मॉडल बनाने की, तो आपका मॉडल जो होना चाहिए, मॉडल शुड बी करेक्टली स्पेसिफाइड, सही से स्पेसिफाइड होना चाहिए। सही से स्पेसिफाइड होने का मतलब ये है कि जितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है उतने वेरिएबल्स आपके क्या हों, उतने वेरिएबल्स आपके ऐड हों, और कोई भी ऐसा वेरिएबल ऐड ना हो जो कि मॉडल में इनसिग्निफिकेंट है, उसमें उसकी ज़रूरत नहीं है, मॉडल में वो ऐड नहीं होना चाहिए। सो आई होप आप सबको ये क्लियर होगा, सारी की सारी अजम्पशंस आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन। जो इक्वेशन अभी हमने लिखी थी, ये उसकी इंटरप्रिटेशन क्या क्या किस तरीके से करने वाले हैं हम वो देखते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन है y(i) इज इक्वल टू β1 β2 x2i प्लस β3 x3i प्लस ui, राइट। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, कंडीशनल एवरेज y हम क्या निकालते हैं, जब भी β1 β2 β3 की वैल्यूज़ निकालने के बाद भी हमारा मेन वो क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम ऑन एवरेज निकालना चाहते हैं y(i) की वैल्यू क्या है जब आपको x2 और x3 की वैल्यू दी हुई। तो ऑन एवरेज आप निकालना चाह रहे हैं y(i) की वैल्यू व्हेन यू हैव x2 एंड x3i। तो आपकी वैल्यूज़ किसके थ्रू पता चलेंगी, β1 प्लस β2 x2i प्लस β3 x3i। सो बेसिकली दिस इज कंडीशनल मीन। β2 β3 पार्शियल रिग्रेशन या पार्शियल स्लोप कोफिशिएंट है हमारे। β2 क्या बता रहा है, β2 को हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। β2 आपको बेसिकली बता रहा है दिस इज द चेंज इन द मीन वैल्यू। क्या बता रहा है, चेंज इन द मीन वैल्यू ऑफ y, मीन वैल्यू ऑफ y जो कि क्या है, EY है। बेसिकली EY को बोल रहे हैं मीन वैल्यू ऑफ y पर यूनिट चेंज इन x2 और होल्डिंग द वैल्यू ऑफ x3
कांस्टेंट। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, बीटा 2 में क्या बता रहा है कि आपकी y की मीन वैल्यू में कितना चेंज आएगा जब x2 में चेंज आ रहा है, और जब हम ये बात जज कर रहे हैं तो हम x3 को कांस्टेंट मान रहे हैं। तो ये बता रहा है आपका बीटा 2। बीटा 3 क्या बता रहा है, बीटा 3 बता रहा है चेंज इन द मीन वैल्यू ऑफ y, चेंज इन द मीन वैल्यू ऑफ y, जिसको हम अगेन किससे डिनोट कर रहे हैं, EY से। पर यूनिट चेंज इन x3 holding the value of x3 constant, sorry, holding the value of x2 constant। सो बीटा 3 क्या कह रहा है कि x3 में चेंज आने की वजह से इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है, और जब हम ये मान रहे हैं x2 हमारा कांस्टेंट है। सो ये सारी चीज़ें, इनको हम पार्शियल कोफिशिएंट क्यों कहते हैं। अगर आपने जो है डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो वहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन भी पढ़ा होगा कैलकुलस के अंडर। कैलकुलस के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएटिव में समझ आ जाता है जब भी हम पार्शियल डिफरेंशिएटिव करते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू आपका ये दिया हुआ है 2x प्लस 3z दिया हुआ है, ठीक है। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो जब आप dy बाई डी एक्स निकालते हो तो z को आप कांस्टेंट मान के चलते हो, तो यहाँ आ जाता है 2, और ये क्योंकि आपने कांस्टेंट मान लिया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो हमारा ये आ जाता है फॉर्मूला। अगर dy बाई डी z निकालना है तो x को कांस्टेंट मान लेंगे, तो इस केस में 3 आ जाएगा आंसर। सो इनको पार्शियल, इसी को हम पार्शियल डेरिवेटिव बोलते थे, डेल से डिफाइन करते थे इसको, डी से भी नहीं, डेल से डिफाइन करते थे पार्शियल जो आपके डेरिवेटिव्स हैं। पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम x का निकाल रहे हैं तो z कांस्टेंट, z निकाल रहे हैं तो x कांस्टेंट, वही सेम चीज़ यहाँ कर रहे हैं। डेरिवेटिव के थ्रू ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चेंज, डेरिवेटिव भी चेंज बताता है, यहाँ भी हम चेंज पढ़ रहे हैं कि x2 में चेंज होने की वजह से EY पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, होल्डिंग x3 कांस्टेंट, और x3 के चेंज होने से EY में कितना चेंज आ रहा है, होल्डिंग x2 कांस्टेंट। तो इसीलिए हम इनको बीटा 2 और बीटा 3 जो है इनको पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बोलते हैं। दोनों चीज़ें आई थिंक क्लियर होंगी। नेक्स्ट हमने क्या किया था, सबसे पहले तो याद करो जब हम सिंपल रिग्रेशन फंक्शन कर रहे थे तो उसमें हमने एक चीज़ की थी, दैट वाज, पूरा प्रोसेस याद करो कि क्या क्या किया था, एक एक स्टेप। सबसे पहले स्टेप पे तो हमने मॉडल ही पढ़ा था कि ये हमारा मॉडल होता है, ये मॉडल पढ़ा था, राइट, PRF उसका। उसके बाद हमने ये जजमेंट निकाला था कि भाई PRF तो हमारा निकालना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं इसकी जगह पे SRF कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज़ YI हैट इज इक्वल टू बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट XI प्लस UI हैट, यही था। उसके बाद हमने क्या किया था, बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट की वैल्यूज़ को एस्टिमेट किया था यूजिंग OLS मेथड। और OLS मेथड में हमारा मेन एम क्या था, UI हैट स्क्वायर को मिनिमाइज करना। इसमें हमने डेरिवेटिव किया था, समेशन UI हैट स्क्वायर को एक बार बीटा 1 के रिस्पेक्ट में और दूसरी बार बीटा 2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करके 0 के इक्वल पुट करके हमने वैल्यूज़ निकालनी थी बीटा 1 और बीटा 2 की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो पूरा फर्स्ट वाला प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन। क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन बोलते हैं। हमने एस्टिमेट किया था किसको, पैरामीटर्स को, ये एस्टिमेट किया था और फिर इनके बेसिस पे हम इनको जज करते हैं। तो सबसे पहला काम एस्टिमेशन किया था, और दूसरा काम हमने क्या किया था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करी थी, और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम ये देखते हैं बीटा 1 हैट की वैल्यू बीटा 1 के बराबर है या नहीं है, कितनी दूर है इससे। बीटा 2 हैट की वैल्यू बीटा 2 से कितनी, ट्रू वैल्यू से कितना डिफरेंस आ रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं हाइपोथेसिस में, ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। इसमें दो हाइपोथेसिस में दो हमने अप्रोच यूज़ की थी, क्लास इंटरवल वाली अप्रोच और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच। और इसके साथ साथ हमने क्या देखा था, स्टैंडर्ड एरर भी निकाले थे बीटा 1 हैट और
बीटा टू हैट के हमने स्टैंडर्ड एरर क्यों निकाले थे, क्योंकि जो आपके बीटा वन हैट और बीटा टू हैट है वो एक्स आई, उनकी जो वैल्यूज़ है वो एक्स पे डिपेंड करती है और एक्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। जब एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो बीटा वन हैट और बीटा टू हैट की वैल्यू भी चेंज होगी। तो हमें रिलायबल मेजर चाहिए बीटा वन हैट और बीटा टू हैट का, तो रिलायबल मेजर के लिए हम स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं इन दोनों का, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। उसके साथ साथ हमने निकाल दिया था आर स्क्वायर विच इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये देखने की कोशिश करते थे कि एक्स की जो वेरिएशन है वो y को कितना एक्सप्लेन कर रही है, मतलब x में जब चेंज आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट y पे कितने % पड़ रहा है, दैट इज आर स्क्वायर। सो अब तक हमने चैप्टर 6 तक ये चीज़ें पढ़ी, फिर डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म्स पढ़ी थी चैप्टर नंबर 6 में, बट 5 तक जो पूरा प्रोसेस है टू वेरिएबल का वो कुछ इसी तरीके से हमने पढ़ा। सेम चीज़ हम फॉलो करने वाले हैं मल्टीपल रिग्रेशन में भी, बट हाँ हमने चैप्टर नंबर 3 में बहुत सारे प्रूफ देखे थे, यहाँ उतने प्रूफ्स नहीं करने हैं आपको, इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। बस आपको सिर्फ लेकिन वैल्यूज़ निकालनी है, जैसे बीटा वन हैट और बीटा टू हैट की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे भी स्टैंडर्ड एरर भी निकलेगा, आर स्क्वायर भी निकलेगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होगी वो भी बताएंगे। सो दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज़ OLS estimation of the partial regression coefficients। OLS एस्टिमेशन निकालेंगे पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट का। पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आपके क्या क्या है, बीटा वन, बीटा टू, बीटा 3। तो सबसे पहले OLS एस्टिमेटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, SRF चाहिए, SRF चाहिए। पहले PRF लिख लेते हैं। PRF क्या है, YI इज इक्वल टू बीटा, रुको उसको दोबारा देती हूँ, सो माय PRF इज पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या है, YI इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू x2i प्लस बीटा थ्री x3i प्लस UI। इसी के बेसिस पे सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन क्या हो जाएगा, YI हैट बीटा वन हैट बीटा टू हैट x2i प्लस बीटा थ्री हैट x3i प्लस UI हैट। सो ये जो बीटा वन हैट है ये क्या है, दिस इज द एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन। बीटा टू हैट किसका एस्टिमेटर है, बीटा टू का। बीटा थ्री हैट इज द एस्टिमेटर ऑफ बीटा थ्री। सो ये बेसिकली हमारी आ चुकी है इक्वेशन किसकी, SRF की। अब OLS प्रोसीजर यूज़ करना है, OLS मेथड यूज़ करना है। OLS मेथड में हम क्या करते हैं, OLS मेथड के अंडर व्हाट डू वी डू इज, हम UI हैट स्क्वायर का जो सम है उसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, वी मिनिमाइज दिस। तो जब इसको मिनिमाइज करेंगे, वी आर मिनिमाइजिंग UI हैट स्क्वायर, तो हमारे पास अदर साइड इक्वेशन क्या आएगी, समेशन YI माइनस बीटा वन हैट माइनस बीटा टू हैट x2i माइनस बीटा थ्री हैट x3i, यही आएगी, और इसका होल स्क्वायर। ये कैसे आ गई इक्वेशन, YI माइनस YI हैट की जो वैल्यू होती है ये आपकी UI हैट के बराबर होती है, ठीक है, ये क्लियर है। दिस इज इक्वल टू UI हैट, तो वही हमने यहाँ पे वैल्यूज लिखी हैं। अगला काम क्या होता है आपको पता है, डेरिवेटिव, यू नीड टू डेरिवेट इट विद रिस्पेक्ट टू बीटा वन हैट, बीटा टू हैट, बीटा थ्री हैट, और उसको ज़ीरो के इक्वल प्रूफ करना है। आपके पास जो नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ नॉर्मल इक्वेशन। इसको सॉल्व करके आपके पास नॉर्मल इक्वेशंस आती हैं। यू डोंट नीड टू प्रूव दिस, आप डायरेक्टली नॉर्मल इक्वेशंस देख लो क्या आएंगी, और आपको ये याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो चीज़ ज़रूरी है, जैसे ये वाली याद होनी चाहिए, y बार इज इक्वल टू बीटा वन बार प्लस बीटा टू कैप x2 बार प्लस बीटा थ्री कैप x3 बार। ये पहली नॉर्मल इक्वेशन आ गई। दूसरी नॉर्मल इक्वेशन समेशन YI x2i इज इक्वल टू बीटा वन हैट प्लस
बीटा 1 हैट समेशन x2i प्लस बीटा 2 हैट समेशन x2i का स्क्वायर प्लस बीटा 3 हैट समेशन x2i x3i। ये दूसरी नॉर्मल इक्वेशन। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है ना, तो नॉर्मल इक्वेशन भी 3 ही आएगी। समेशन yi x3i बीटा 1 हैट समेशन x3i प्लस बीटा 2 हैट समेशन x2i x3i। देखो ऊपर वाली इक्वेशन में ना बस चेंज कर दिया है और कुछ नहीं किया है। सो दीज आर द 3 नॉर्मल इक्वेशंस जो आपको मिलने वाली हैं। आपको रटनी नहीं है, ये जब आप क्वेश्चंस करोगे 2-3 अपने आप आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। बट ये वाली आपको याद होनी चाहिए। इतनी तो आपको याद ही होगी ऑलरेडी, यहाँ तक तो हम पहले भी कर चुके हैं। बस क्या किया, यहाँ पे ये चीज़ ऐड हो गई है मल्टीपल रिग्रेशन में। जब हम इन तीनों नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलती है बीटा 1 हैट, बीटा 2 हैट, बीटा 3 हैट की वैल्यूज़। ये मैं कहूँगी कि आपको याद होनी चाहिए। इट विल टेक टाइम और डेराइव करके निकालने नहीं बैठोगे एग्ज़ाम में, क्योंकि डेरिवेशन बहुत लंबी है इसकी। आपको ये याद होनी चाहिए। ये वाली याद हो जाएगी इजीली, बीटा 1 हैट की वैल्यू। बीटा 2 हैट की वैल्यू थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। देखो दिस इज स्मॉल वाई आई x2i, इसके साथ में समेशन x3i का स्क्वायर माइनस समेशन yi x3i समेशन x2i x3i अपॉन समेशन x2i का स्क्वायर समेशन x3i का स्क्वायर माइनस समेशन x2i x3i का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको याद करने के लिए ना डिनोमिनेटर बहुत इजी है याद करना, और डिनोमिनेटर दोनों ही आपका बीटा 2 और बीटा 3 दोनों में सेम है। तो इसको याद करने की कोशिश करना, समेशन x2i स्क्वायर x3i स्क्वायर, और अगले वाले में इनकी मल्टीप्लाई करके सम लगा के इनका स्क्वायर। ऊपर वाला थोड़ा सा अलग हो सकता है, वो याद करने की कोशिश करना कि याद हो जाए। 2-3 बार एक बार फॉर्मूला लिख दोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पे yi x3i, नेक्स्ट वाला आपको जस्ट अपोजिट करना है, नेक्स्ट वाले में जस्ट अपोजिट। अगर ऊपर ये वाला फॉर्मूला याद हो गया तो ये वाला ट्रिक से लिख लोगे, और ये वाला आपको ऑलरेडी याद होगा, क्योंकि इतना तो ये हमें पहले से ही याद है। बस यहाँ पे एक टर्म और ऐड करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऊपर yi x2i था, यहाँ पे yi x3 आ जाएगा। 2 था ना जहाँ वहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, समेशन 2i का स्क्वायर माइनस समेशन यहाँ 3 था तो यहाँ 2 हो जाएगा, समेशन yi x2i। यहाँ 2 3 दोनों था, यहाँ पे भी 2 3 दोनों आएगा, x2i x3i, और अपॉन में बिल्कुल सेम वैल्यू, समेशन x2i का स्क्वायर समेशन x3i का स्क्वायर माइनस समेशन x2i x3i का होल स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये वाला याद कर लेना, इस वाले में थोड़ी सी मेहनत कर लेना। ये वाले को याद करने के लिए आप दिमाग लगा लेना कि जहाँ जहाँ 2i है वहाँ वहाँ 3i हो जाएगा इसमें, दैट्स इट। नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए इसमें वो क्या है, नेक्स्ट है आपका वेरिएंस। पहले बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 की वैल्यू निकाल ली, नेक्स्ट वैल्यू जो आपकी हैं दैट इज़ वेरिएंस। वेरिएंस थोड़ा सा ना इसका खतरनाक है, आपको वेरिएंस याद नहीं करना है, बट मैं फिर भी एक बार लिखवा देती हूँ। वेरिएंस ऑफ बीटा 1 सबसे खतरनाक उसी का होता है, 1/n प्लस x बार का स्क्वायर x2 बार का स्क्वायर समेशन x3i का स्क्वायर प्लस x3 बार का स्क्वायर समेशन x2i का स्क्वायर माइनस 2x2 बार x3 बार समेशन x2i x3i। वैसे तो इसमें कुछ नहीं हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगा है बस।
अब इसको भी याद करा दूंगी, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक की ज़रूरत होती है, आपको याद हो जाती हैं चीज़ें। और साथ में क्या आ जाता है, सिग्मा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या किया, 1/n प्लस x2 बार का स्क्वायर और साथ में समेशन x3 i का स्क्वायर, फिर x3 बार का स्क्वायर, इसके साथ x2i आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस लगा के 2x2 बार, x3 बार और समेशन x2i और x3i अपॉन में वही चीज़ें जो आपकी फॉर्मूले में पहले चल रही थी, बीटा 2 वाले फॉर्मूले में, ठीक है। दिस इज़ वेरिएंस। वेरिएंस पता चल गया तो स्टैंडर्ड एरर तो पता चल ही जाएगा। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। क्लियर। अब आते हैं वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हैट पे। वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हैट थोड़ा सा इजी है, ऊपर आ जाएगा समेशन 3i का होल स्क्वायर, नीचे वही सेम वैल्यू जो बीटा में यूज़ करे थे, x2i का स्क्वायर समेशन x3i का स्क्वायर माइनस समेशन x2i x3i का होल स्क्वायर, साथ में सिग्मा स्क्वायर। ये हो गया आपका वेरिएंस ऑफ बीटा 2। वेरिएंस ऑफ बीटा 2 को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन x2i एंड 1 माइनस r2 r स्क्वायर, बेसिकली r23। ये r23 क्या है, r23 का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख लो इसको विद अ डिफरेंट कलर, r²23। इसका फॉर्मूला होता है समेशन x2i x3i अपॉन समेशन x2i का स्क्वायर समेशन x3i का स्क्वायर और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर। ये आप इसको सॉल्व करके ना आराम से निकाल सकते हो, बट यू डोंट नीड टू प्रूव दिस। यहाँ ये आ जाता है, ये ज़्यादा इजी होता है याद करना, क्वेश्चन में भी यूज़ होता है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका वेरिएंस ऑफ बीटा 3। वेरिएंस ऑफ बीटा 3 हैट, सिग्मा स्क्वायर, पुराना वाला जो फॉर्मूला था उसका उल्टा हो जाता है, जहाँ 2 था वहाँ 3 कर दो, 3i स्क्वायर 1 माइनस r23 r स्क्वायर। डन। अब अगर आपको सिग्मा स्क्वायर जो है वो अननोन हो तो उस केस में आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। वो क्या होता है, सिग्मा हैट स्क्वायर निकालेंगे। सिग्मा हैट क्या होता है, समेशन ui हैट स्क्वायर n-3। अच्छा एक चीज़ याद करो, जब 2 रिग्रेशन मॉडल पढ़ा था, जब 2 रिग्रेशन मॉडल था तो उसमें जो सिग्मा हैट स्क्वायर होता था वो होता था समेशन ui स्क्वायर ui हैट स्क्वायर अपॉन n-2। यहाँ n-3 वहाँ पे आपके 2 ही पैरामीटर्स होते थे, बीटा 1 बीटा 2, इसीलिए n/2 आता था। यहाँ आपके 3 पैरामीटर्स हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, इसीलिए इस फॉर्मूले में ऊपर जो है क्या आ रहा है, यहाँ पे n-3 आ रहा है। तो ये चीज़ याद रखने की, बस और कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूले सेम है। एक और फार्मूला है इसमें, वो भी डिराइव नहीं करना है बट याद रख लो बस, समेशन ui हैट स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू समेशन yi स्क्वायर माइनस बीटा 2 हैट समेशन yi x2i माइनस बीटा 3 हैट समेशन yi x3i। ये वैल्यू आपकी वन ऑफ द जो आपकी नॉर्मल इक्वेशंस हैं जब आप यूज़ करोगे वहाँ से आ जाएगी, बट इसका यूज़ है आगे इसीलिए लिखवा रही हूँ। और यहाँ पे जितने भी स्मॉल y स्मॉल x है वो पता है ना क्या है, y माइनस वाई बार और ये है x माइनस एक्स बार। सो ये इक्वेशन याद रखिएगा, ये आपकी बेसिकली क्या है, yi में से ना पूरी वैल्यू माइनस की है, yi x2i yi x3i, दैट्स इट। TSS RSS अभी आगे यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आज की जो क्लास है इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी, एक तो हमारा 3 वेरिएबल मॉडल देखा, 3 वेरिएबल मॉडल जिसमें हमने किस तरीके का PRF यूज़ किया, ये PRF यूज़ किया, बीटा 3x3i प्लस ui
राइट। उसके बाद हमने क्या किया, ये देखा कि यहाँ पे ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 की इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होती है, पार्शियल डेरिवेटिव्स की तरह होती है। और तीसरी चीज़ हमने क्या करा, OLS एस्टिमेशन किया। OLS एस्टिमेशन में हमने क्या किन किन चीज़ के फॉर्मूले देखे, बीटा 1 हैट का क्या फार्मूला होगा, बीटा 2 हैट का, बीटा 3 हैट का, फिर इनकी वेरिएंस भी देखी साथ साथ, वेरिएंस क्या होगी, वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हैट के 2 फॉर्मूले देखे, उसी तरीके से वेरिएंस ऑफ बीटा 3 निकाल लिया, और वेरिएंस से स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलेगा, अंडर रूट करके, फिर सबके स्टैंडर्ड एरर भी निकाल लिए। और इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा इक्वेशन देखी जो हम आगे यूज़ करेंगे, समेशन यू आई हैट स्क्वायर की, विच इज़ समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस बीटा 2 हैट समेशन वाई आई एक्स 2 आई माइनस बीटा 3 हैट समेशन वाई आई एक्स 3 आई। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।